फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दैट लॉन्ग साइलेंस रिटन बाय शशि देशपांडे। शशि देशपांडे एक इंडियन नॉवलिस्ट है और इनके नॉवेल्स में अक्सर हम देखते हैं दैट द नॉवेल्स आर सेंटर्ड अराउंड फीमेल कैरेक्टर्स। इनका एक और नॉवेल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, जो मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट लॉन्ग साइलेंस। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था 1988 में और इस नॉवेल के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1990 में। शी वॉज ऑल्सो अवार्डेड पद्मश्री इन 2009। अब ये जो लॉन्ग साइलेंस है, ये जो टाइटल है, इसका मीनिंग क्या है और ये इस नॉवेल के लिए सुटेबल कैसे है, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इस नॉवेल की जो थीम है वो है फीमेल क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, साइलेंस एंड रिप्रेशन। साइलेंस का इस नॉवेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इस नॉवेल की कहानी शुरू करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आई विल इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स। तो जया कुलकर्णी जो कि इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है, या जिसके अराउंड ये नॉवेल की स्टोरी घूमती है, वो जया कुलकर्णी जो है वो एक बहुत ही ब्राइट इंटेलिजेंट लड़की होती है और वो अपने विचार जो है वो खुल के बोलने वालों में से होती है। शी हैज हर ओन ओपिनियंस एंड व्यूज। लेकिन जया के आसपास के लोग, जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर, वो अक्सर उससे कहती है कि शी शुड बिहेव इन अ कन्वेंशनल वे। कन्वेंशनल वे मतलब जैसे सदियों से चला आ रहा है दैट औरतें जो है उन्होंने घर के भीतर रहना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अपने व्यूज ओपनली सामने नहीं रखने चाहिए, जो भी उनसे कहा जा रहा है वो चुपचाप उन्होंने करना चाहिए। दे शुड बिहेव इन अ शाय वे और दे शुड बी गुड एट कुकिंग, हाउस होल्ड कोरस, तो घर के कामकाज करे, ठीक से खाना पकाए और सिर नीचे झुकाकर जो चले, ऐसी लड़की जो है उसके लिए लड़का भी अच्छा मिलता है और उसके इन लॉज भी खुश रहते हैं। तो ग्रैंड मदर की ये सलाह होती है जया के लिए। अब जया की जो पर्सनालिटी है वो होती है, वो एग्जैक्टली इस जो कुछ भी ग्रैंड मदर ने बोला है उसके अपोजिट होती है। उससे लिखने का बहुत शौक होता है, वो राइटिंग करती है और वो चाहती है कि वो एक दिन सक्सेसफुल राइटर बने। खैर ऐसा हो तो नहीं पाता है, लोग आसपास के लोगों को उसका राइटिंग करना भी पसंद नहीं आता है। तो आसपास के लोग, सोसाइटी का प्रेशर और फैमिली भी जो भी उस पर इम्पोज करती है वैल्यूज, तो उन सब की वजह से जया जो है वो कभी भी अपने व्यूज, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है। उसके फैमिली में बस एक ही बंदा होता है जो उसे सपोर्ट करता है, वो होते हैं उसके पापा। जब भी जया को खाली वक्त मिलता है तो वो राइटिंग करती है। जब जया बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी होती है मोहन नाम के एक बंदे से, जो कि बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर होता है और अच्छा खासा कमाता है। अब मोहन और जया की शादी इसलिए नहीं होती है कि जया को मोहन पसंद होता है, वो शादी इसलिए होती है क्योंकि मोहन को जया काफी पसंद आती है। जया शादी करना चाहती है, नहीं चाहती है, उसे मोहन पसंद है नहीं पसंद है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। नो डाउट हर लड़की की तरह जया को भी लगता है दैट कि उसे एक रोमांटिक हस्बैंड मिले जो उसे समझे, लेकिन होता उल्टा ही है। मोहन जो है वो उसके विचारों को, उसकी फीलिंग्स को कभी भी तवज्जो नहीं देता है। उसे ये मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो मोहन की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जो भी सोच रहा है वो परफेक्ट है और जया जो एक रोबोट की तरह बिहेव करे, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, अपने कोई विचार नहीं है। अब एक बार क्या होता है, इसकी वजह से जया और मोहन के बीच में का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से उनकी शादी जो है वो काफी अनहैप्पी होती है। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल इन देयर मैरिज। एक बार मोहन को जो वो अपने जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ ऐसा डाउट होता है दैट मोहन हैज प्रैक्टिस्ड सम बैड थिंग्स और मैल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, कुछ फ्रॉड किया है जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उसे सैलरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका जो स्पेशियस अपार्टमेंट होता है जहाँ पर वो रहते हैं वो उन्हें छोड़ देना पड़ता है और वो अपने बच्चे रति और राहुल दोनों को लेकर जो है वो अपने एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं दादर में, जो कि उनका पुराना अपार्टमेंट होता है। तो ये रति और राहुल को, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, वो रिलेटिव्स के पास में छोड़ देते हैं। अब जया और मोहन को जो है वो एक ही छत के नीचे वो रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, बट स्टिल देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, वो एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते हैं। जया जो है, क्योंकि उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जरूरत होती है अपनी फैमिली को, तो वो लिखना शुरू करती है। वो कुछ आर्टिकल्स लिखती है और इन सारे आर्टिकल्स में वो लिखती भी क्या, वही जो कुछ उसके अंदर होता है, फ्रस्ट्रेशन, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू जिसे सोसाइटी ने कभी एक्सप्रेस नहीं करने दिया, वॉट एवर शी थिंक्स अबाउट हर हस्बैंड, अबाउट हर फैमिली, वो सब वो उन आर्टिकल्स में लिखती है। जया को हमेशा से ये लगता है कि मोहन जो है उसमें वो इमोशनल टच नहीं जिससे वो कनेक्ट हो सके, एक बॉन्ड नहीं है बच्चों और उसके बीच में,
या हस्बैंड वाइफ के बीच में बिकॉज ऑफ मोहन्स नेचर। मोहन जो है वो जया की राइटिंग पढ़ता है और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जया मोहन के एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी लिखा है वो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आया है। अब मोहन का जॉब जो है वो चला जाता है बिकॉज ऐसा डाउट है कि ही हैज डन सम फ्रॉड। तो इधर एक बार कुसुम आती है अपनी बहन जया से मिलने के लिए, जिसका डिवोर्स हो चुका है हाल ही में। वो बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड जो है वो अबिजी था और अब उसकी लाइफ कैसी है, और वो ये भी बताती है कि सारे हस्बैंड जो है वो एक जैसे होते हैं। कुछ समय बाद में जया की मुलाकात अपने भाई रवि से भी होती है, जो मोहन के बारे में काफी कुछ भला बुरा बोलता है। जब मोहन को ये सारी बातें पता चलती है, जो कुछ भी उसे ऐसा लगता है कि रवि ने उसके खिलाफ जो कुछ भी बोला है वो मोहन तक पहुंच जाता है, तो मोहन को काफी बुरा लगता है। मोहन एक तरीके से डिप्रेशन के स्टेट में होता है। इधर वो जया से भी खुल के बात नहीं कर पा रहा होता है। अब मोहन क्योंकि डिप्रेशन में है, उसका जॉब नहीं है, बच्चों को दूर रखना पड़ रहा है, तो हालत बहुत खराब है। ऐसे में वो चाहता है कि उसकी वाइफ से उसे एक वार्मनेस मिले, एक इमोशनल सपोर्ट मिले, उसके कंधे पर हाथ रखकर ये कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट, ये वार्मनेस उसे जया से नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है इस चीज़ से। अब इन सारे हालातों में राहुल, जो कि इन दोनों का बच्चा है, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होता है। वो घर छोड़कर भाग जाता है। जब मोहन को ये पता चलता है, मतलब सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होते जा रही है। वो ये सारी चीज़ें जो झेल नहीं पाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जया पर और वो घर छोड़कर चला जाता है गुस्से में। अब इधर जया जो अकेली घर में रही है, उसे ये भी नहीं पता कि मोहन कब वापस आएगा, राहुल कब वापस आएगा। वो सब इन टेंशन में है। उसे ये लगता है कि शायद उसने बात कर लेनी चाहिए थी मोहन से। मोहन को तो ये फील हो रहा था दैट शी शुड गिव हिम मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल वार्मनेस की उसे ज़रूरत होती है, लेकिन जया वो नहीं दे पाती। जया को भी ये समझ में आता है कि मोहन को किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जया वो दे नहीं पाती। अब ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। खैर, जया को जो है वो एक मिस्टर कामत होते हैं, जो उनके नेबर होते हैं, बुजुर्ग बंदा होता है, मैच्योर्ड होता है। वो जया को गाइड करते हैं कि उसने कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ शी शुड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स और हाउ शी कैन बी अ परफेक्ट वाइफ। कैसा उसने बिहेव करना चाहिए कि उसे फ्री भी फील हो और उसका रिलेशन भी अच्छा बना रहे। खैर, इन सब के बीच में राहुल भी वापस आ जाता है और मतलब राहुल कहाँ ये पता चल जाता है, और मोहन जो है उसका भी टेलीग्राम जया को मिल जाता है, जिसमें वो बताता है कि उसके ऊपर जो कुछ भी फ्रॉड चार्जेस लगे थे वो हट चुके हैं एंड नाउ ही हैज़ द जॉब। तो वो बहुत खुश है और वो वापस आने वाला है जया के पास में। इधर जया जो है वो भी बहुत ज़्यादा ईगर है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। पहले तो जया को काफ़ी बुरा लगा था कि मोहन ऐसे कैसे उसे छोड़ के जा सकता है, लेकिन अब उसने खुद से ये डिसाइड किया है, डिटरमिन किया है कि इसके बाद में वो कभी भी चुप नहीं रहेगी। उसके दिल में जो भी चल रहा है, उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, फीलिंग्स है, उन्हें वो एक्सप्रेस करेगी। तो इस तरीके से नॉवल जो है वो ख़त्म होता है। अब समझ लेते हैं कि ये टाइटल का मीनिंग क्या है और वो इस नॉवल के लिए सूटेबल कैसे है। दैट लॉन्ग साइलेंस, दैट मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ को पॉइंट आउट करके साइलेंस को, मतलब ये जो दैट साइलेंस है, ये कोई भी साइलेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर साइलेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। वो साइलेंस कौन सा है? ये वो साइलेंस है, अगर हम इस नॉवल को फोकस में रख के बोले तो ये वो साइलेंस है जो जया अपने टीनेज से लेकर अपने शादी के इस नॉवल के एंड तक जो साइलेंस वो मेंटेन करके रखती है ड्यू टू फैमिली प्रेशर, हस्बैंड्स प्रेशर और जो कुछ भी सोसाइटी ने उसे करने के लिए मजबूर किया है। वो जो साइलेंस है वो है ये दैट लॉन्ग साइलेंस। लॉन्ग इसलिए क्योंकि ये टीनेज से लेकर अब तक चलता आ रहा है। अगर जनरलाइज्ड कहा जाए तो जया के थ्रू शशि देशपांडे ने जो है वो उन सारे इंडियन औरतों की कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है वो इस टाइटल में एक्सप्रेस की है, दैट लॉन्ग साइलेंस, जो इंडियन औरतें जो वो सालों से जो है मेंटेन करते आ रही है। तो ये जो एक तरीके का स्ट्रगल चलते रहता है हर इंडियन औरत के अंदर, दैट शी कांट एक्सप्रेस हर आइडियाज फ्रीली, दैट शी कांट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, हर थॉट्स, क्योंकि उसे इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वो इक्वल राइट्स या इक्वल पोजीशन नहीं मिलता है। उसे घर के काम करने वाली नौकरानी से बस थोड़ा सा ऊपर का दर्जा होता है, उसे बीच में बोलने की इजाजत तक नहीं होती है। तो स्टाइफलिंग ऑफ हर सेल्फ एंड हर आइडिया सिंस इट स्ट्रेचेस अक्रॉस हर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मिडिल एज।
इस नॉवल के एंड तक जो उसने बचपन से एक तरीके का या अपने टीनेज से जो मेंटेन करके रखा है वो साइलेंस, जो अपने वो आइडियाज को दबाते हुए आई है, ये जो स्ट्रगल है उसके अंदर का, वो सब इस टाइटल में जो है वो कवर होता है, दैट लॉन्ग साइलेंस। उसकी वजह से क्या होता है, अभी जो मोहन चाहता है दैट कि उसकी वाइफ से उसे वो वार्मनेस मिले या इमोशनल सपोर्ट मिले, वो कैसे मिलेगा जब मोहन ने, इस सोसाइटी ने उसको कभी खुलकर बोलने ही नहीं दिया। तो हाउ शी विल एक्सप्रेस हरसेल्फ सडनली, जब आपने उसको पहले से ही फ्रीडम नहीं दिया, पहले से ही दबा के रखा है, तो हाउ द वाइफ इज गोइंग टू स्पीक नाउ सडनली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें दोनों की गलती है। नाउ आई एम गिविंग माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि जितना दोष हम सोसाइटी को देते हैं, जितना दोष हम इस स्टोरी में हस्बैंड को देते हैं, दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही इज डोमिनेटिंग जया राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज द सोसाइटी इज डोमिनेटिंग जया। लेकिन जया खुद भी उसमें उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसने वो डोमिनेंस को एक्सेप्ट किया, सोसाइटी के सामने सरेंडर किया, मोहन के सामने सरेंडर किया। वो अगर चाहती थी तो पहले से रिबेल करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि थोड़े झगड़े होते थे, कुछ समय बाद में शायद मोहन जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था, या ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिवोर्स हो जाता था। लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसके पास में हमेशा रहती थी, क्योंकि बाकी सब भी अगर खो जाए तो इंसान की आइडेंटिटी उसके पास में होना ज़रूरी है। अल्टीमेटली जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं तो जया की वही कला राइटिंग की, कि वो आर्टिकल्स लिख पाती है, उसके अपने थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उन्हें वो कहीं ना कहीं रास्ता देती है थ्रू राइटिंग, जिसके ज़रिए उसे पैसा मिलता है और वो फैमिली को सपोर्ट करती है। तो इट्स नेसेसरी दैट यू शुड हैव योर आइडेंटिटी, और तभी जो है आप वो हर तरीके की सिचुएशन में जो है वो स्टैंड कर सकते हो। तो ये था इस टाइटल का मीनिंग और ये थी इस नॉवल की समरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।